नमस्कार। कदम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जिसका संबंध राजस्थान में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं से है, जिसमें आरएस, एसआई, पटवारी, सीईटी लेवल फर्स्ट सेकेंड, कांस्टेबल या शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें, रीट की बात करें, तो सभी में कहीं न कहीं से ये प्रश्न, उस टॉपिक से प्रश्न है वो दिए जाते हैं और उस प्रश्नों का है वो काफी वेटेज रहता है। तो आइए बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में जो है राजस्थान के अभिलेखों के संदर्भ में। अब राजस्थान में बहुत सारे अभिलेख हैं, तो ये अभिलेख कहाँ पर स्थित है, किस राजा के बारे में बात कर रहे हैं और इस अभिलेखों की भाषा क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि अभिलेख कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अभिलेखों की बात करते हैं तो अभिलेख वो होते हैं जो प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के द्वारा अपनी शासन काल की स्थितियों को किसी पत्र पर, शिलालेख पर, पहाड़ों पर या किसी पर खुदाई करवाई जाती थी और उसको मंदिर हैं, किले हैं या किसी ऐसे मुख्य स्थान पर है वो उसको स्थापित करवा दिया जाता था, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनता या उस समय की जनता है वो उन शासकों के बारे में सारी की सारी जानकारी, उनकी उपलब्धि, उनकी प्रसिद्धि, उनने जो युद्ध विजिट किए हैं, विजिट युद्धों के बारे में सारी जानकारी है वो उसके द्वारा मिल सकती है। तो ये राजा महाराजाओं के द्वारा खुदवाए जाते थे और किसी प्रमुख स्थान, मंदिर या किले के बाद स्थापित करवा दिए जाते थे। तो ऐसे कोई भी चीजें जो पत्थर पर, ताम्रपत्र पर या शिलाओं पर खुदाई के रूप में खुदाई करके लिखाई जाती थी, वो सारे अभिलेख कहलाते हैं, इनको अभिलेख कहते हैं। तो राजस्थान की जो संस्कृति, कला और इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी का जो एक स्रोत माना जाता है वो अभिलेख है। कहीं जगह है वो मंदिर है, कहीं जगह स्थापत्य कला मानते हैं, तो कहीं जगह है जो खुदाई के अवशेष में मिले हैं वो सिक्के हैं। इन सभी के बारे में अपने को जानकारी से उस राजा महाराजा शासक की शासन व्यवस्था, कब से कब तक शासन रहा, उस शासन की क्या स्थिति थी, उस शासन में सामाजिक स्थिति क्या थी, उस जमाने में लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था, भाषा शैली क्या थी, लेखन शैली क्या थी, इन सभी की जानकारी है वो उससे अपने को मिलती रहती है। यही इनका योगदान रहता है। तो अपन अभिलेखों के बारे में बात कर रहे हैं। अभिलेख जैसे किसी स्थान विशेष के जैसा आपको चित्र दिख रहा होगा, ये जो एक है वो सीकर का है, हर्षनाथ का, और उसके बारे में बताया गया है ये अभिलेख। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ने से अपने को उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये अभिलेख की डेफिनेशन है। इसको एक बार अपन पुनः इस पर देख लेते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो आइए नजर डालते हैं इसके ऊपर। अभिलेख जो भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि अभिलेख प्राय पाषाण पत्रिकाओं, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्र, मूर्ति आदि पर खुदे हुए होते हैं। और उस जमाने में अगर बात करें तो इनकी जो लिपि होती थी वो महाजनी लिपि होती थी। महाजनी लिपि यानी जो भी महाजन व्यक्ति थे जो कर्ज का काम देने का काम करते थे, किसानों से को कर्ज देते थे, पैसा उधार देते थे और उनको कहीं ना कहीं वो लिखते थे, वही लिपि महाजनी लिपि। तो उस महाजनी लिपि में कहा जाता है। और महाजनी लिपि की बात करते तो उसमें जो अपन शब्द लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा महाजनी, तो इसके ऊपर लाइन में घुमा के ऐसे लिख लिया था। इस तरह की जो लिपि होती थी उसको ही महाजनी लिपि कहते थे। या फिर यह हर्ष के समय थी तो उस हर्ष के समय के संदर्भ में इसको हर्ष लिपि का नाम भी दिया जाता है कि हर्ष लिपि भी थी। तो इनकी जो लिखे जो खुदाई किए गए हैं वो महाजनी लिपि या हर्ष लिपि में किए गए हैं। और राजा महाराजाओं की यशोगान, प्रसिद्धि, उनके शासन की व्यवस्था के बारे में लिखा है। कहीं जगह उनकी प्रसिद्धि के बारे में लिखा जाता है। जैसे किसी ने युद्ध को विजिट कर लिया और युद्ध विजिट करने के बाद वो लिख लेते हैं तो वो प्रशस्ति कहलाती हैं। जैसे कि कुंभा के युद्ध की विजय की है, वो कीर्ति स्तंभ पर लिखा गया है, वो कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति कहते हैं। बीकानेर के शासक थे राय सिंह जी, राय सिंह ने अपने शासन के बारे में जो लिखा है उनकी यशोगाथा राय प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो कहीं कहीं प्रशस्ति के रूप में मानी जाती हैं। अब इस किले के संदर्भ में देखते हैं तो एक किले का नाम आता है, वो है बड़नी का अभिलेख। तो बड़नी की बात करते हैं तो बड़नी आया हुआ है अपने अजमेर में। ठीक है, और ये जो काफी प्राचीन है, इस तरह का अगर आप चित्र देख रहे होंगे तो इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि इसकी जो लिखावट है वो काफी इस तरह से है जो एक तरह से महाजनी लिपि के तौर में लिखी गई है। इस लिपि को पढ़ने के लिए एक तरीका होता है, जो रिसर्च करने वाले होते हैं वो सारे के सारे इसको एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, या फिर जो अपने कुछ जाति विशेष के लोग जैसे चारण है, बाघ है, उनको इनका तरीका पता होता है तो वो इनको एक अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। सामान्य लोग इनको थोड़ा पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये एक स्तंभ यानी टुकड़ों पर लिखा हुआ लेख है, स्तंभ लेख है, और 443 ईस्वी के आसपास ये लिखा गया लेख था, यानी 443 ईस्वी में लिखा गया है। और इसमें कहते हैं कि इसकी जो लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और राजस्थान में नहीं अभी तो भारत का प्राचीनतम लेख माना जाता है, वो है बड़ौली का अभिलेख। ये तो देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है पूरा का पूरा, आप एक नजर इस पर डाल सकते हैं कि बड़ौली अभिलेख 443 ईसा पूर्व का माना जाता है। और ये एक इसमें कहीं कह सकते हैं पत्थर के टुकड़ों की तरह अलग अलग टुकड़ों में अंकित हुआ है, और ये भारत के अभिलेखों में प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, और इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये काफी पुराना है, यानी ईसा से जन्म से भी 443 ईसा पूर्व के आसपास के समय माना जाता है। यह है बड़ौली का अभिलेख। अगर अजमेर जाने का मौका मिले तो जरूर देखिए, इसमें अजमेर में ये स्थित है। नेक्स्ट उसी के आसपास उसके शासनकाल के क्रम में आते हैं तो एक अभिलेख आता है, वो आता है नगरी का लेख। और नगरी के लेख की कालक्रम की बात करते हैं तो 200 से लगा के लगभग 150 ईसा पूर्व की बात आती है, यानी 200 से 150 ईसा पूर्व के अंदर में। थोड़ा थोड़ा तकनीकी मिस्टेक है। ये है नगरी का लेख, 200 से 150 ईसा पूर्व के संदर्भ में लिखा गया है। और ये एक लेख की बात करें तो ये थोड़ा सा देखिए खंड काव्य है। अब खंड इसको क्यों कहते हैं तो अगर आप फोटो में थोड़ा सा देखोगे तो ये पूरा देखो टुकड़ों में है, जैसे कि इसका छोटा सा भाग यहाँ है, फिर यहाँ से टुकड़ा है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें मूर्त से दिखाई गई है, और मूर्त से दिखाई जाती है तो आधा मूर्त इधर है, आधा बीच में भाग दिया हुआ है। इस तरह से ये जो है वो एक खंड लेख है, टुकड़ों के रूप में माना जाता है कि टुकड़ों के रूप में ये आया हुआ है, तो इसको खंड लेख कहते हैं। और अगर आप बात करते हैं नगरी, नगरी है वो चित्तौड़ का प्राचीनतम नाम नगरी माना जाता है, तो ये वहां पर है चित्तौड़ का प्राचीनतम नाम नगरी, और नगरी में ये स्थित है, नगरी के लेख से है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में स्थित है। वर्तमान में ये जो अभिलेख है वो उदयपुर में स्थित है, उदयपुर के जो अपना म्यूजियम है, संग्रहालय है, वहां पड़ा है। और इसके शब्द में कहते हैं कि एक शब्द लिखा है स और ता, तो इससे कुछ एस्टिमेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि ये कुछ जीवों के बारे में बात कर रहा है, जीव दया की बात कर रहा है। और ऐसा माना जाता है कि ये बौद्ध या जैनों के संबंध रखता होगा, ऐसी मानते हैं। ठीक है, तो ये संबंध जीवों की रक्षा के बारे में बात कर रहा है, और बौद्ध या जैनों के संबंध की भी बात करता है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा बन सकता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो जीवों के लिए कुछ निश्चित नियम बनाता हो, जीवों की सुविधा की बात करता है, तो वो अपना हो जाएगा नगरी का लेख। नगरी के लेख के संदर्भ में है, और ये बौद्ध या जैन कालों से संबंध रखने वाला हो सकता है। ठीक इसी में अपन बात करते हैं तो आगे नगरी के पास में स्थान जो वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है उसका नाम है गौसुंडी, और उस अभिलेख को गौसुंडी के अभिलेख से जाना जाता है, और ये गौसुंडी गांव में स्थित है। आप इस फोटो में फोटो में क्लियर नहीं दिखता है क्योंकि चित्र ये पुराने फोटो है, तो इस तरह से आते हैं कि गौसुंडी शिलालेख। और ये बात करते हैं तो ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं, उस समय का ये माना जाता है। और गौसुंडी वो चित्तौड़ में आया हुआ है, जो लगभग चित्तौड़ से 7 किलोमीटर दूर है। और अगर इसकी बात करते हैं भाषा को लेकर तो इसकी भाषा जो है वो संस्कृत की गई है, इस संस्कृत में लिखा हो गया। इसकी भाषा तो वो संस्कृत है, और साथ में लिपि है वो इसकी ब्राह्मी है। अब भाषा और लिपि में यही फर्क है, जैसे आज के समय में एक मोबाइल का यूज है और व्हाट्सएप अपन चलाते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करते हैं तो अधिकतर जो भाषा लिखी जाती है वो इंग्लिश लिखी जाती है, लेकिन जब अपन उसको पढ़ते हैं तो अपने को हिंदी का आभास होता है। वही भाषा और लिपि में फर्क है। इसी तरह से इसमें जो लिपि है वो ब्राह्मी है, लेकिन भाषा इसकी क्या थी, संस्कृत थी। ठीक इसी तरह का एक नदसा युग अभिलेख के नाम से या कह सकते हैं नदसा युग स्तंभ, जो लगभग
250 ईस्वी का है, 225 ईस्वी के आसपास का माना जाता है ये नक्शा युग अभिलेख। और ये देखा जाए तो स्तंभाकार की आकृति में है, ये पूरा स्तंभाकार, जिसमें अपन देखते हैं कि लगभग ये 12 फीट तो ऊंचाई पर स्थित है। इसकी जो हाइट है, इस अभिलेख की हाइट की बात करते हैं तो ये 12 फीट हाइट पर है और लगभग लगभग 5 फीट है वो लगभग गोलाई में रहता है। तो ये जो हाइट है ये वाली, ये है वो 12 फीट है, और ये वाली जो हाइट की बात करते हैं ये वाली, ये है वो 5 फीट की है। 5 फीट और ये है आपकी 12 फीट, ये इसकी विशेषता है। और इसमें अगर अपन देखा जाए तरीके से तो इसमें कुल 11 पंक्तियां हैं, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं वो क्रम से दे रखी होगी, इस तरह से क्रम से दे रखी है 1 2 3 4 5 6, लेकिन बाद की जो पंक्तियां हैं वो इसकी कोई राउंड शेप में दे रखी है और इस तरह से राउंड शेप में चलते रहता है। ये इसकी विशेषता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो गर्मी के दिनों में यह है वो पूरा सूख जाता है, वहां मतलब ये कह सकते हैं पानी में रहता है या इसके आसपास बहुत सारा पानी रहता है, तो पानी जो है वो आम दिनों में अपने को दिखता नहीं है, लेकिन जैसे गर्मी के सीजन में पानी है वो कम हो जाता है तो फिर सूखने की स्थिति में ये अपने को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखता है, बाकी सामान्य स्थिति में ये नहीं दिखता है। और ये नदसा युग स्तंभ लेख जो आया हुआ है राजस्थान के भीलवाड़ा के पास में गांव है नादसा, उस नादसा के गांव में ये स्थित है। ठीक है, तो आप देख के लिए भी जा सकते हैं और उसको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयपुर के पास में स्थित है, जयपुर के पास में ही, और उसका नाम है बरनाला युग स्तंभ लेख, जो कि 227 ईस्वी का माना जाता है। और ये स्तंभ लेख अगर देखोगे तो देखने में अपना जो राष्ट्र चिन्ह है वो अशोक स्तंभ की तरह दिखाई देता है। इसकी इमेज थोड़ी मैं बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये बिल्कुल अशोक स्तंभ की तरह दिखाई देता है। ऊपर से अगर देखेंगे तो 4 जो सेव है वो आपस में सटे हुए हैं, बीच में स्तंभ है और नीचे एक स्तंभ की तरह ये स्ट्रक्चर है वो दिखी गई है, ये है। और ये जयपुर के पास में एक स्थान है बरनाला, बरनाला नामक स्थान पर स्थित है। ये बरनाला में आया हुआ है, जयपुर के पास में पड़ता है बरनाला, वहां स्थित है। और ये एक युग स्तंभ है, युग का मतलब देख सकते हैं इसकी आकृति जो इस तरह की रहती है तो इसको युग स्तंभ कह सकते हैं। और इसका नाम भी अगर देखा जाए तो बरनाला युग स्तंभ लेख, जो कि 227 ईस्वी का माना जाता है। वर्तमान में ये आमेर में स्थित है, आमेर जो कि आपको पता ही है जयपुर के पास में स्थित है और जयपुर की जो प्राचीन राजधानी मानते हैं या फिर कह सकते हैं कछवा कछवा वंश की प्राचीन राजधानी है वो आमेर में है। तो आमेर में ही जो म्यूजियम बना हुआ है उसमें यह स्थित है, आमेर के संग्रहालय में बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यह बरनाला युग स्तंभ अभिलेख जो है वो जयपुर के अंतर्गत बरनाला प्लेस में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एक अभिलेख आता है बड़वा स्तंभ अभिलेख। बड़वा स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं तो ये जो है 238 से लेकर 39 ईस्वी का माना जाता है कि 238 से 39 ईस्वी का हो सकता है इसकी स्थिति को लेते हुए। ये एक दीवार पर है, एक तरह से छोटा सा फोटो कोने में चिपका हुआ इस तरह का है। और बड़वा जो है एक राजस्थान का प्रसिद्ध शहर कोटा, कोटा के पास में एक छोटा सा गांव है बड़वा, उस बड़वा में स्थित है इसलिए इसका नाम भी बड़वा अभिलेख हो गया है। और ये उस क्षेत्र के आसपास के एरिया में देखा जाए तो ये अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है और ये 3 स्थानों से हुए, इसलिए कहते हैं कि 3 स्तंभ लेख के रूप में ये मिले हैं। अब इसकी जो लिपि की बात करते हैं तो ये लिपि है वो लगभग 3री शताब्दी ईसा की मानी जाती है कि ये लगभग इतना पुराना हो सकता है, ऐसी इनकी मान्यता है। और इसके बड़वा अभिलेख की बात करते हैं तो इसमें इंपोर्टेंट जो बात की गई है वो इंपोर्टेंट बात यही है कि इसमें त्रिराज यज्ञ का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट बात है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें त्रिराज यज्ञ का उल्लेख है, तो वो है बड़वा का अभिलेख जो कोटा के पास में स्थित है। और त्रिराज की बात करते हैं तो इसमें 3 राजाओं का नाम आता है बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह, जो कि नाम भी इसमें दे रखे हैं बलवर्धन, ये बलवर्धन है, एक आता है सोमदेव जो कि बिल्कुल लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं लिख लेता हूं सोमदेव,
बलवर्धन या सोमदेव, और एक मिलता जुलता नाम है बल सिंह। बल सिंह ये 3 भाई थे, और तीनों भाइयों के बारे में जो लिखा गया है, बताया गया है, बड़वा स्तंभ लेख में बताया गया है, ठीक है। तो यज्ञ के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। अब कहते हैं कि इसको मैथिली शासक धर्मशास्त्र था, उसने इसको संपादित किया होगा, और ये जो धर्म, ये जो लेख है वैष्णव धर्म और यज्ञ की महिमा के बारे में बताना है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म के बारे में की बात करता है। ऐसा है वो बड़वा का अभिलेख है। बड़वा का अभिलेख 238 से 39 ईस्वी की बात है, जो कि कोटा के आसपास में स्थान एक छोटा सा गांव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाने वाला, अधिकतर पूछा जाता है, वो है बिजोलिया का शिलालेख, जो कि 1170 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बिजोलिया के अभिलेख से अपने को बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। बिजोलिया वर्तमान में आया हुआ है, राजस्थान का एक स्थान है, सॉरी बिजोलिया वर्तमान में भिलवाड़ा जिले में पड़ता है, जो कि बहुत ही फेमस है। और अगर देखते हैं कि बिजोलिया में एक बहुत ही लंबा किसानों का आंदोलन चला था, जो कि 1898 से लगा के चला था और 1942 तक चला था। सबसे लंबा अगर किसानों का आंदोलन रहा है तो वो रहा है बिजोलिया, और वहीं का अभिलेख बिजोलिया अभिलेख, जो मिला था 1170 ईस्वी के आसपास मिला था। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो चट्टाने हैं, ये अभिलेख है तो पत्थर पर लिखा हुआ, सीधी सी बात है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, बिल्कुल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और संस्कृत भाषा में देखते हैं अपन तो इसमें 93 यानी 93 संस्कृत पद्यों का उपयोग हुआ है। यानी इसमें जो लिखा गया वो गेय पद जैसे गाया जा सकता है, उस तरह के कुछ सूक्तियां हैं, कुछ लेख हैं, कुछ बातें हैं, उसकी बात है उसमें लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि इस अभिलेख से चौहान राजवंश की जानकारी मिलती है। तो ये बार बार जिक्र का विषय हो जाता है कि कौन से अभिलेख से चौहान राजवंश की स्थापना होती है, जिसमें चौहानों की बात करते हैं, अजमेर के चौहान, नाड़ोई के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सिरे की देवरा शाखा जो चौहानों की थी, जालोर की सोनगा शाखा वो भी चौहानों की थी। तो कोटा के हाड़ती, कोटा बुंदी में जो हाड़ा शाखा थी वो भी चौहानों की शाखा थी। ये सारी की सारी चौहानों की शाखा जो मानते हैं वो सांबर से उत्पन्न मानते हैं। तो सांबर सपाटलक का प्राचीन नाम था, वहां से मानते हैं। और इस सभी की जानकारी जो मिलती है वो बिजोलिया अभिलेख, जो कि 1170 ईस्वी में मिलता है, उसी में अपने को जानकारी मिलती है। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि चौहानों की उपलब्धि की जानकारी भी इसमें प्राप्त होती है, ठीक है। और की बात करते हैं तो चौहानों के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात बताई है। जैसे हम बात करते हैं तो किसी ने है वो अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है, तो किसी ने इसको सूर्यवंशी बताया, किसी ने चंद्रवंशी बताया, किसी ने इसको ब्राह्मण बताया। लेकिन इस अभिलेख में चौहानों को जो बताया गया है वो वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। ये वत्स गोत्र ब्राह्मण बताने वाला अभिलेख है, वो बिजोलिया का अभिलेख माना जाता है। तो ये अपन इतिहास के संदर्भ में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें मान जाती हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यही बताइए कि इस अभिलेख में जो राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान विशेष है, उनके नाम के बारे में बात बताइए। तो नाम क्या है, जैसे जालोर की बात करें तो जवालीपुर नाम मिलता है इसमें। तो देखिए थोड़ा सा अपने को आराम से दिख रहा होगा, जालोर की बात करें तो जालोर का नाम इस अभिलेख में मिलता है जवालीपुर, और सांबर का है वो शाकंभरी, भीलमाल का है वो श्रीमाल मिलता है। और ये सारे जो नामों के बारे में जानकारी मिलती है वो इस अभिलेख के द्वारा मिलती हैं, इन सभी चीजों के। और ये 12वीं सदी से लोगों के जनजीवन, धार्मिक व्यवस्था, व्यवसायिकता, भौगोलिकता और राजनीतिकता के बारे में बताने वाला जो है वो अभिलेख है। तो बहुत ही अधिक परीक्षा में पूछे जाने वाला अभिलेख है बिजोलिया का अभिलेख, जो 1170 ईस्वी के आसपास मिलता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि चौहानों के बारे में जानकारी देता है। इसकी भाषा है वो संस्कृत की, और इसमें जो प्राचीन नाम मिलते हैं जैसे जालोर का जवालीपुर, सांबर का शाकंभरी, भीलमाल का है वो श्रीमाल नाम मिलता है। तो इस तरह से चौहान राजवंश के इतिहास की जानकारी देता है बिजोलिया का अभिलेख। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उदयपुर के पास में एक स्थान है जिसका नाम है चीरवा, और इसमें से एक अभिलेख मिलता है 1273 ईस्वी में, उसको कहा जाता है चीरवा का अभिलेख, या चीका का अभिलेख भी कह सकते हैं। और इसमें जो मेवाड़ राजवंश के जो शासक थे बप्पा रावल, और बप्पा रावल से जो समर वंश की जो समर सिंह समय की जानकारी जो है वो इसमें मिलती है।
तो एक देखा जाए तो इसकी जो भाषा है वो अपने को अपठनीय लगती है, लेकिन जो इतिहास के जानकार होते हैं वो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इतिहास का जानकार का मतलब इतिहास पढ़ाने वाला नहीं होता। इतिहास का जानकार का मतलब इतिहास में जो पुरातात्विकता के संदर्भ में वो जानकारी रखता है, वो इन चीजों को इसकी तह तक जा सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। और इसका जो कालखंड की बात करते हैं तो वो आता है 1273 ईस्वी का। चीका का अभिलेख आता है। ये उदयपुर के पास में एक चीका नामक स्थान है, गांव है, उसके बारे में ही या उसमें ही ये लिखा है। इसकी जो लिपि है वो नागरी है। आप देख सकते हैं कि उदयपुर के 13 किलोमीटर दूर स्थित है चीका गांव में, और इसकी जो लिपि है वो नागरी लिपि है। उस जमाने में नागरी लिपि हुआ करती थी, उसमें है। और उसमें से 36 पंक्तियां 36 लाइन जो है वो 51 श्लोकों से उत्तीर्ण है। मतलब इसका मतलब श्लोक के रूप में है। लाइन तो टोटल 36 ही है, लेकिन 36 में से एक 36 पंक्तियों में से जो 51 श्लोक बनते हैं वो इसमें से माने जाते हैं। बप्पा रावल से लेके समर सिंह के बारे में जानकारी इसकी मिलती है। तो ये सारा का सारा बप्पा रावल से लेकर समर सिंह के बारे में इसकी जानकारी मिलती है, वो है चीका का अभिलेख। नेक्स्ट अपन इसको देखते हैं कि इस लेख की रचना की बात करते हैं, वो करने वाले महान व्यक्तित्व रत्न प्रभा सूरी जो थे वो ये माने जाते हैं कि चीका का अभिलेख की रचना किसने की, तो रत्न प्रभा सूरी ने, जो 1273 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है। अब कहा जाता है कि इस अभिलेख को लिखने में पार्श्वनाथ की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। तो पार्श्वनाथ और रत्न प्रभा सूरी जो जैनिज्म थे, जैनिज्म ने लिखा था और उसको खोदने का भी काम करने वाले थे वो थे कैली सिंह। एक नाम मिलता है कैली सिंह, इसने खोदा था। ठीक है। इस तरह से इसका पूरा का पूरा जो है उसका निर्माण हुआ। और इस लेख के द्वारा 13वीं शताब्दी के समय की तो जानकारी मिलती है, जिसमें आर्थिक हो गई, सामाजिक हो गई, राजनीतिक हो गई, धार्मिक है, इन सभी स्थितियों के बारे में इस अभिलेख से पढ़ने पर अपने को जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर समर सिंह के समय उस जनता की, उस शासकों की क्या स्थिति रही होगी, क्या सामाजिक स्थितियां थी, किस तरह का लोगों के पास धनदान मिलता था, पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, रिलीजन की क्या स्थिति, ये सारी की सारी जानकारी जो मिलती है वो अपने को चीका का अभिलेख 1273 ईस्वी में जो मिला है उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो एक प्रशस्ति मिलती है, उसका नाम है नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति, जो 1230 ईस्वी की मानी जाती है। और ये आई हुई है माउंट आबू, बिल्कुल सही, सिरोही जिले में एक स्थित है माउंट आबू, जो राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, वहां पर स्थित है। सॉरी, स्लाइड में नहीं है तो मैं इसको ही बता देता हूं। एक ऐसा अभिलेख है जो नेमिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, नेमिनाथ प्रशस्ति, नेमिनाथ प्रशस्ति। और ये जो प्रशस्ति आई हुई है वो आई हुई है देलवाड़ा जैन मंदिर के आसपास में। तो देलवाड़ा माउंट आबू में आई हुई है, देलवाड़ा माउंट आबू में आई हुई है। और इसके फिर कालक्रम की बात करते हैं, इसका जो कालक्रम मिलता है वो 1213 ईस्वी का मिलता है, 1230 ईस्वी का मिलता है, 1230 ईस्वी के आसपास में मिलता है। तो ये है नेमिनाथ प्रशस्ति और इसमें देलवाड़ा के आसपास में स्थित है। अब ये एक किंवदंती मानी जाती है कि इस प्रशस्ति के निर्माण में एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा योगदान है, उसका नाम था तेजपाल। तेजपाल, और तेजपाल के बारे में किंवदंती भी है कि तेजपाल को जब अहिल्या के द्वारा बात होती है, अहिल्या और गौतमी की जब बात आती है उसमें कहा जाता है कि तेजपाल एक रात में तालाब खोदेगा तो मेरी लड़की से शादी हो जाती है, वो करवा देंगे। तो ये जब ये बात तेजपाल देखता है तो शर्त को स्वीकार करता है और ये तालाब खोदने के लिए तैयार हो जाता है। और उन्होंने अपने नाखून से आधी रात तक एक तालाब खोदा जिसका नाम है नक्की झील। तो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। वो भी एक परंपरा है या कह सकते हैं किंवदंती की बात है, वो इंग्लिश से जोड़ी जाती है। वो सारी की सारी चीजें इससे बन जाती हैं। और इसमें परमार वंशी राजाओं का ये योगदान ज्यादा है। तो इसकी बात करते हैं, इसमें परमार वंशी राजाओं का वर्णन है। अब हम बात करते हैं कि माउंट आबू, तो माउंट आबू में परमारों का शासन बहुत अधिक रहा, क्योंकि प्राचीन समय में यदि अपन देखते हैं तो माउंट आबू है वो गुजरात का हिस्सा माना जाता था और वहां पर परमार राजवंश का ही ज्यादा से ज्यादा रहा हुआ है, इसकी जानकारी मिलती है। और इसकी अगर बात करते हैं कि इसकी जो रचना है, यानी नेमिनाथ प्रशस्ति की रचना करने वाला व्यक्ति था, रचनाकार था, वो था सोमेश्वर दत्त। तो रचनाकार है वो सोमेश्वर दत्त है।
सोमेश्वर दत्त इसके रचनाकार माने जाते हैं और इसको बनाने वाला जो सूत्रधार कह सकते, सूत्रधार था इसका चंडेश्वर, तो सूत्रधार के रूप में अपन इसको चंडेश्वर के मान सकते हैं। तो सूत्रधार चंडेश्वर ये इसके सूत्रधार माने जाते हैं। तो इस तरह से ये नेमिनाथ का जो अभिलेख है, नेमिनाथ प्रशस्ति भी कह सकते हैं, ये 1230 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। राजस्थान के सूरत जिले में स्थित माउंट आबू जो पहाड़ी पर स्थित है, वहां उसी के द्वारा उसी गेट पर या कह सकते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर के बाहर ही लगी हुई है। इसको बनाने में तेजपाल का योगदान बहुत ज्यादा है। इस पर परमार आवाज की जानकारी है वो मिलती है और इसकी रचना करने वाला व्यक्ति है वो है सोमेश्वर दत्त और इसके सूत्रधार थे चंडेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अश्लेश्वर लेक। अश्लेश्वर जो लेक है वो अपन देखते हैं तो ये भी माउंट आबू पर स्थित है और माउंट आबू के ठीक अपन देखते हैं कि कुंभा ने एक किले का निर्माण कराया था, वो अश्लेश्वर का किला था, असलगढ़ का किला भी कह सकते हैं। उसी किले के पास में एक नीचे एक भगवान शिव का मंदिर है और कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। बिल्कुल सभी जगह भगवान के शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन माउंट आबू में अश्लेश्वर जी का जो मंदिर जो दिखाई दे रहा है वहां पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है, ये भी उसकी धारणा मानी जाती है। और ये अभिलेख जो है वो माउंट आबू में स्थित है अश्लेश्वर पहाड़ी पर और ये 1285 ईस्वी का अभिलेख माना जाता है। इसमें जो दीवार के आसपास उसके पर भी उसके बिल्कुल सटी हुई लगाई जाती है और इसकी जो भाषा है वो गेल शैली में संस्कृत है, यानी पद्य शैली में है, वो संस्कृत भाषा में इसका दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी मेवाड़ राजवंशों में बप्पा रावल से लेकर समर समूह की वंशावली के बारे में बताया गया है। तो यह है वो पूरा का पूरा अश्लेश्वर का अभिलेख। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये स्तंभ भी है तो एक प्रशस्ति भी है, ये महाराणा कुंभा के द्वारा लगाई गई है। जब महाराणा कुंभा ने मांडू के किले को जीतकर अपनी जो विजय प्रतिष्ठा की बात की थी तब जाके कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था और ये 1460 ईस्वी में इसको निर्मित करवाया था। एक लंबा सा कीर्ति का मतलब होता है यश गान, यशोगान, खुद के बारे में प्रतिभा करने वाली, एक लंबा सा इमारत टाइप बनाया है और इसके बाहरी किले पर एक प्रशस्ति खुदवाई गई है और उसके बारे में पूरा का पूरा लिखा गया। ये राजस्थान के चित्तौड़ के किले में स्थित है। अगर कभी चित्तौड़ जाने का मौका मिले तो जरूर देखना, आपको देखने का अवसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये सामूहिक रूप से बहुत सारी चीजों को लेकर बनाया गया है, तो इसी को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेवाड़ के राजा हमीर, जैता, मौकल उन सभी के संदर्भ में लिखा गया है। हमीर, जैता और मौकल के बारे में लिखा गया है। और यहाँ बहुत अच्छी बात है कि कुंभा, महाराणा कुंभा बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, साथ ही साथ विद्वानों को आश्रय देने वाला था, विद्वानों को जानता था, समझता था और खुद पढ़ा लिखा योग्य होने के कारण उसने अपने आप को भी मतलब कई चीजों से जाना है। तो इसलिए इस प्रशस्ति में कुंभा को दान गुरु, चाल गुरु, शैल गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, ये सारी उपलब्धियों की बात को बंद करते हैं। तो इस प्रशस्ति में इनको है वो दान गुरु कहा गया है, राजगुरु कहा गया है और शैल गुरु कहा गया है। दान गुरु यानी दान देने वाला, कुंभा बहुत दानी व्यक्ति है ऐसा माना कहते हैं लोग। राजगुरु यानी पढ़े लिखे जो लोग थे, आश्रय करने वाले जो विद्वान थे, विद्वानों का आश्रय रहता था, तो उनको राजगुरु की उपाधि दी गई है। और शैल गुरु यानी कहते हैं कि कुंभा ने अधिकतर युद्ध जीते थे और 84 में से 32 दुर्गों का, वीर विनोद की पुस्तक है, सॉरी वीर विनोद श्यामलदास की पुस्तक है, उसके अनुसार कहते हैं कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करने वाला भी कुंभा था। तो और युद्ध करने में पारंगत था, इसलिए उनको शैल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी उपाधियां उसको मिलती हैं। और कुंभा खुद एक लिखने वाला था, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, तो उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जैसे चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज और ये सारी पुस्तकें लिखी। तो इन सभी चीजों के बारे में बताया। तो ये भी विवरण मिलता है कि इन्होंने चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज तथा गुणराज की है पुस्तकें लिखी और इस तरह से उन्होंने अपने आप को काफी अच्छा माना है। तो यह है वो कुंभा के बारे में बताया है। ये अभिलेख या इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका कालक्रम भी कई बार आपको याद रखना पड़ेगा। 1460 ईस्वी और कुंभा के द्वारा है वो निर्मित किया गया है। नेक्स्ट अभिलेख की बात करते हैं।
नेक्स्ट एक ऐसा ही अभिलेख आता है जो मेवाड़ से संबंधित है, उसका नाम है श्रृंगी शिलालेख। इस शिलालेख के रूप में माना जाता है और ये भी एक स्तंभाकार में दिया जाता है। अगर आप देख सकते हो तो ये स्तंभ के रूप में ही यहाँ पर बताया हुआ है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख, ये ऋषि के नाम पर है, श्रृंगी ऋषि शिलालेख। और ये एक तरह का अभिका है, मान सकते हैं 1428, यानी कीर्ति स्तंभ जो थोड़ा सा पुराना है। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख 1428, कीर्ति स्तंभ है वो 1460 का अभिलेख माना जाता है। अब ये जो अभिलेख है वो उदयपुर के पास में एकलिंग जी का जो मंदिर है, भगवान एकलिंग जी जो महादेव यानी मेवाड़ के महाराणा जो है वो एकलिंग, अपने आप को एकलिंग का दीवान मानते हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में है, उनके पास में स्थित है और श्रृंगी ऋषि के नाम पर ये बना हुआ है। ये श्रृंगी ऋषि के नामक स्थान या कह सकते हैं श्रृंगी ऋषि ने इसकी रचना की होगी, इसलिए इसका नाम श्रृंगी ऋषि रखा गया है। इसका कालक्रम 1485 भी माना जाता है। इसकी भाषा है वो संस्कृत है और इसमें इसकी रचना की बात करें तो योगेश्वर द्वारा की थी। योगेश्वर जो है वो बहुत ही कविराज माने जाते हैं, उन्होंने की थी। और इसको अगर सूत्रधार की बात करते हैं तो एक फना नाम का व्यक्ति था, फना जो था वो हाजा का चित्र था, यानी इसके सूत्रधार थे हाजा के पुत्र फना। इन्होंने इसको खोद के तैयार किया था, इसलिए इसका नाम आता है। तो यह है अपना श्रृंगी ऋषि शिलालेख जो 1428 ईस्वी के आसपास एकलिंग मंदिर उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक बहुत ही अभिलेख इसके बारे में बात करते हैं, वो है बीकानेर की प्रशस्ति। बीकानेर का जो प्रशस्ति है जो 1594 ईस्वी के आसपास की बात करते हैं, 94 में। और ये देखा जाए तो बीकानेर के किले के बाहर ही है, वो दुर्ग में रखी गई है। इसकी जो भाषा की बात करते हैं तो ये भाषा संस्कृत के हैं और ये बनाने वाला जो व्यक्ति था, लिखने वाला जो व्यक्ति था वो था महाराजा राय सिंह। तो इसको राय प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राय सिंह की बात करते तो राय सिंह जहांगीर के समकालीन था और उसको काबुल और गंदार की जो है सेवा का अवसर दिया जाता था, तो ये कह सकते काबुल और कंधार की जिम्मेदारी दी। तो इस जो राय प्रशस्ति में काबुल और कंधार की उपलब्धियों का वर्णन किया गया था और उसी के बारे में जानकारी इसकी मिलती है। और इसके रचनाकार मानते हैं तो माना जाता जैता है वो जैन मुनि थे। तो देख लीजिए कि बीकानेर का किला बहुत ही सुहाना और सुंदर दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाहर ये लिखा हुआ है, ठीक है, राय सिंह प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भाषा की बात करें तो संस्कृत है और इसमें बीकानेर के दुर्ग के बाद राय सिंह काबुल और कंधार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी है। और इसके रचयिता है वो जैता थे और जैता है वो जैन मुनि भी माने जाते हैं। एक अपन इसी तरह से एक अभिलेख देखते हैं, वो अभिलेख है रणकपुर प्रशस्ति, बहुत ही फेमस है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति जो कि कुंभार के समय की मानी जाती है और रणकपुर का जैन मंदिर जो स्थित है पाली में स्थित है वहां मानी जाती है। रणकपुर प्रशस्ति की रचना अगर बात करते हैं तो वो रचना हुई थी 1439 ईस्वी में, 1439। ध्यान रखना उस समय ये मेवाड़ में था, ये मेवाड़ में स्थित था, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो यह पाली जिले में स्थित है। वर्तमान पाली जिले आपको पता होगा तो एक मगई नदी है, मगई नदी के किनारे एक बहुत ही अच्छा तो मंदिर जैनों का बना था जो खंभों के अजायब घर के रूप में भी जाना जाता है, वहीं पर बना जाता है। और रणकपुर का जो जैन मंदिर है एक चौमुखा मंदिर माना जाता है। चौमुखा मंदिर पर एक स्थित पत्थर है, वहां पर इसकी गई है। इसकी जो भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा अपन कह सकते हैं संस्कृत और नागरिक लिपि है। भाषा है वो संस्कृत है और लिपि की बात करेंगे तो नागरी लिपि। भाषा संस्कृत है और लिपि है इसकी वो है नागरी लिपि। और इस तरह से इसका बनाया गया है। और इसमें ये कुंभा के समय का ही है, तो इसमें कुंभा की विजय के बारे में बताया गया है। यानी इसकी उपलब्धियों की बात की जाए तो कुंभा की विजय के बारे में बताया गया है। उपलब्धियां कुंभा की विजय, कुंभा की विजय गान के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कुंभा ने क्या क्या युद्ध जीता, कौन कौन सी स्थिति ली, वो सारे के सारे चीजें बताई जाती हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अभिलेख के बारे में, वो है राज प्रशस्ति। महाराजा राज समय के समय बनाया हुआ एक बहुत ही अच्छा जो एक झील का निर्माण कर रहा था, राज प्रशस्ति। राजसमंद झील है, उस राजसमंद झील के किनारों पर स्थित है। ये 25 बड़ी बड़ी काले रंग की जो शिला है उस पर स्थित है। महाराजा राज सिंह उस समय दिल्ली का शासक था औरंगजेब, और औरंगजेब इनके संबंध अच्छे माने थे, फिर बाद में थोड़े से कटु हो जाते हैं। राज प्रशस्ति उसी के बारे में बात करता है। ये 1676 में लिखा गया था। इसकी भाषा भी है वो संस्कृत है। या ध्यान रखने वाली बात है कि अधिकतर राजस्थान में जो भी अभिलेख मिले हैं उनकी भाषाओं की बात करें तो भाषा है वो संस्कृत है। लिपि में थोड़ा बहुत चेंजेस है, कहीं ब्राह्मी लिपि है तो कहीं नागरी लिपि है तो कहीं संस्कृत में ही लिखी है। तो ये जो है वो संस्कृत भाषा में है, और कुछ शब्दों का है फारसी शब्दों का, क्योंकि अभी मैंने बताया कि राजसमंद राज सिंह जो है वो औरंगजेब के समकालीन था, औरंगजेब के उनके अच्छे संबंध थे, तो कहीं की फारसी शब्दों का जो प्रभाव है वो पड़ा होगा, तो इसमें फारसी शब्द भी आपको मिलते हैं। तो इसके जो संस्कृत भाषा और फारसी और स्थानीय शब्दों का इससे प्रयोग किया गया है। ये राजसमंद जिले के किनारे स्थित है। 25 बड़ी बड़ी काले रंग की जो पट्टिका है उस पर इनको खुदवाया गया है और रखा गया है, और ये विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख के रूप में माना जाता है। इसकी रचना करने वाला जो महानतम व्यक्ति हैं वो थे रणछोड़ भट्ट, और रणछोड़ भट्ट ने इनको बनाया था। रणछोड़ भट्ट कलम के नाम, इनका पूरा नाम आता है रणछोड़ भट्ट कलम। और इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी बप्पा रावल से लेके राज सिंह के समय की जो कालक्रम की बात करते हैं वो सभी जानकारी इसी में मिलती है। ऐसा जो अभिलेख है वो है राज प्रशस्ति, महाराजा राज सिंह के समय 1676 का। वर्तमान में भी आपको है वो एच देखने को मिल जाएगा राज प्रशस्ति। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ का शिला। कुंभलगढ़ के किले के बाद एक अभिलेख है जो कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा के समय पे भी लिखा गया है, और यह अभिलेख अगर अपन देखते हैं तो 1460 ईस्वी का माना जाता है। कुंभा के समय की बात करता है, कुंभा की उपलब्धियों की बात करता है। ये कुंभा महाराणा कुंभा, जिससे महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी, वो पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में राजसमंद के जिले में स्थित बनता है, और अगर कोई परशुराम जी का मंदिर भी जाता है तो उसके आसपास उस रास्ते में भी पड़ता है। यह है कुंभ, ठीक है। इस अभिलेख की बात करते हैं तो ये कुंभलगढ़ के किले में एक मंदिर है, कुंभ स्वामी का जो मंदिर है उस मंदिर के बाहर स्थित है। सॉरी, थोड़ा सा तकनीकी समस्या। कुंभ स्वामी मंदिर है जिसको वर्तमान में एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, मामदेव मंदिर भी कहते हैं। उस मामदेव मंदिर बोलिए या फिर कुंभ श्याम मंदिर बोलिए, उस मंदिर के बाहर ये स्थित है, वहां पर स्थित है। और ये 5 शिलाओं पर यानी 5 पत्थर की शिलाओं पर स्थित लिखा हुआ मंदिर है। इसमें भी भाषा जो बात करते हैं संस्कृत और स्थानीय स्तर पर देवनागरी लिपि में इसको लिखा गया है, और इसमें भी मेवाड़ के राज शासकों की शुद्ध वंशावली यानी मेवाड़ के जो भी रह जाते हैं उनकी जानकारी मिलती है, और इसमें राणा कुंभा तक के समय की जानकारी मिलती है, और उस समय का जो समाज था, उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, उस संदर्भ में भी इनको जानकारी मिलती रहती है। तो ये था अपना कुंभलगढ़ अभिलेख जो 1460 में कुंभा के द्वारा लिखवाया गया था। नेक्स्ट, ऐसा ही अभिलेख की बात करते हैं तो एक अभिलेख आ जाता है मानमौरी का लेख, जो कि राजस्थान के इतिहास में अगर मेवाड़ इतिहास जब भी बात की जाए, मेवाड़ इतिहास में जब भी अपन पढ़ते हैं और मानमौरी के लेख की बात नहीं की जाए तो शायद अपन ये मानते हैं कि मेवाड़ का इतिहास उसके बारे में स्पष्ट रूप से अपने को जानकारी नहीं मिलती है। यानी मेवाड़ के इतिहास की जानकारी का प्रादुर्भाव भी माने तो मानमौरी के लेख से ही मिलता है, और वो जो है वो 713 ईस्वी का ही माना जाता है। ये चित्तौड़ के किले के अपन जाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये लेख जो है तो मानसरोवर झील यानी चित्तौड़ के आसपास में जो झील है मानसरोवर, उसके आसपास में हुआ था। हालांकि इस अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है कि कर्नल जेम्स टॉड जब यहाँ पर एजीजी बनकर आए थे, मेवाड़ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो अंग्रेजों के समय की व्यवस्था थी, उस समय कर्नल जेम्स टॉड यहाँ पर उपस्थित थे। वो एक साथ में घोड़ा रखते थे तो उनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था, और वो जगह जगह घूमते रहते थे। उनको ये अभिलेख मिला था मानमौरी का लेख, और उन्होंने इसका जो जिक्र किया है वो अपनी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उस पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है।
तो उसी के संबंध में अपने को चित्तौड़ में, जो प्राचीन चित्तौड़ जो है उसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वो मान मौर्य के अभिलेख से ही मिलती है, इसी से मिलती है। अब ऐसा कहा जाता है कि जब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान से जब भारत आजाद हो चुका था, तब ये यहाँ से रवाना हुए या निकल रहे थे, या ये कह सकते कि पहले जब गए थे तो ये शिलालेख मान मौर्य का लेख है वो साथ में ले रहे थे, समुद्र के रास्ते जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारा वजन हो गया था, जहाज डूब रहा था, ऐसी स्थिति में उन्होंने उस शिलालेख को अपने जहाज से निकालकर समुद्र में फेंक दिया। तो वर्तमान में ये समुद्र के किसी स्थान विशेष पर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में जो लिखा गया है, इसकी जानकारी है, वो अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसका जिक्र है वो किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चाकसू जो आया वो जयपुर में आया हुआ है, और चाकसू जयपुर में एक प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसका एक तरह से कोई जानकारी ऐसी मिलती है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर भी गोविंद वंश का शासक था, ऐसी जानकारी मिलती है। तो ऐसा जो अभिलेख चाकसू में मिला है, उसको चाकसू की प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और ये भी हालांकि नया ही है, ये 813 ईस्वी के आसपास में मिला था। तो चाकसू जयपुर की प्रशस्ति 813 ईस्वी की मानी जाती है, और इसमें ये कहते हैं कि गोविंद वंश का शासन था, ऐसी जानकारी मिलती है। कहीं ये बात भी हुई है कि गोविंद वंश कौन थे, तो ये प्रतिहारों के सामंत माने गए, ऐसा भी इसमें लिखा गया है, क्योंकि इसमें गोविंद वंश के राजाओं की वंशावली की जानकारी है वो दी गई है, ऐसा कहते हैं। अब राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर संस्कृत, नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, इन लिपि के अलावा कुछ ऐसे स्थान विशेषकर कुछ अभिलेख मिले हैं जो केवल और केवल फारसी भाषा में लिखे हुए हैं, तो उनको फारसी भाषा के शिलालेख अभिलेख के रूप में माना जाता है। अब राजस्थान के ऐसे कौन से स्थान थे, तो राजस्थान में अपन देखते हैं कि जैसे राजस्थान का मध्य बिंदु में आता है सांभर, उसके पास में स्थित है नागौर, जालोर, सांचौर, जयपुर, मेड़ता, टोंक, कोटा। ये जो स्थान है इसमें मुगलों का आगमन हुआ, अवधों का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ से युद्ध किया और यहाँ की धनकान संपत्ति को लूटा, और कुछ शासकों ने यहाँ के बारे में लिखा होगा। तो उस तरह से कुछ अभिलेख है वो यहाँ पर मिलते हैं, उनकी जो भाषा है वो फारसी भाषा मानी जाती है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्थान विशेष थे जहां पर फारसी भाषा में अभिलेख मिलते हैं। तो फारसी भाषा के शिलालेख कुछ इस तरह से अपने को दिखते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। इस तरह से थोड़ा से चित्रा हुए, जैसे एक पक्षी बगुला होता है, उस बगुले के पैर कैसे होते हैं, उसी तरह से दिखता है। हालांकि भाषा है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा समझना उसको थोड़ा कठिन हो जाता है। अब ये राजस्थान में देखिए कि राजस्थान में सांबर में है नागौर, जालोर, सांचौर, जयपुर, मेड़ता, टोंक, कोटा आदि क्षेत्रों में ये मिले हैं, और ये फारसी भाषा नहीं है, इसकी जो भाषा है वो फारसी ही मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पुराना अभिलेख फारसी भाषा कौन सा माना जाता है, तो फारसी भाषा का सबसे पुराना अभिलेख 1200 ईस्वी के आसपास का माना जाता है, वो माना जाता है अजमेर का। और अजमेर में आपको पता है तो एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि बना हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में उसको 2.5 दिन का झोपड़ा, पहले एक संस्कृत पाठशाला थी और संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोपड़े में है वो बदल दी गई, तो उसके दीवारों के आसपास में ये मिलता है, ठीक है। तो 2.5 दिन के झोपड़ा जो अजमेर में है उसकी दीवार पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, उसको भी अपन कह सकते हैं। और उसमें 1325 ईस्वी के चित्तौड़ के कुछ नाम भी अंकित हैं। तो यहाँ चित्तौड़ को उन्होंने फैजाबाद नाम दिया गया है कि चित्तौड़ का नाम क्या था, फैजाबाद है, तो चित्तौड़ का नाम फैजाबाद वो वहां पर मिलता है। ठीक इसी तरह से अपन देखते हैं कि ऐसा ही एक अभिलेख अपने को मिलता है कोटा जिले में, और कोटा जिले में जो अभिलेख मिलता है वो मिलता है औरंगजेब के समकालीन के समय का कुछ मिलता है। 1679 ईस्वी का कोटा के लेख में एक स्थान है शाहबाद का लेख, शाहबाद के लेख से जाना जाता है। और ये औरंगजेब के समय कुछ कर थे, कुछ टैक्स थे, उन टैक्स को लिया जाता था, उस टैक्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये टैक्सों की जानकारी औरंगजेब का इन टैक्सों की जानकारी को देता है। ठीक ऐसा ही अजमेर में जो तारागढ़ है, तारागढ़ में एक दरगाह है सैयद हुसैन की दरगाह का लेख, और वो सैयद हुसैन की दरगाह की लेख में राव गुमान जी सिंधिया द्वारा कुछ दालान बनवाने की बात कही गई थी। तो ये दालान सैयद हुसैन की दरगाह का लेख में दालान बनवाने की बात की गई है राव गुमान जी सिंधिया के द्वारा। तो ये जानकारी अपने को मिलती है वो इन अभिलेखों से मिलती हैं। तो मैंने राजस्थान में संभावित
जितने भी जो अभिलेख हैं उस अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बताया। मेरा प्रयास रहा कि मैं एक संक्षिप्त जानकारी आपको दूं। तो इस अभिलेखों के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो यही है कि कौन सा अभिलेख कहाँ स्थित है, किस समय का है और इसकी भाषा शैली है वो क्या है। इतनी अगर अपन जानकारी रखते हैं तो संभवतः अपने परीक्षा में आने वाले प्रश्न है वो सही हो सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई जानकारी के साथ।